नमस्ते बच्चों। आज हम लोग साहित्य सागर का जो छठा पाठ है बड़े घर की बेटी, जिसके लेखक हैं प्रेमचंद जी, उसके अगले भाग को हम लोग आज शुरू करेंगे। तो यहाँ तक के पाठ में हमने जाना कि वेणुमाधव सिंह का पुत्र श्रीकांत सिंह और भूप सिंह की कन्या आनंदी का विवाह हो गया है और दोनों खुशी खुशी अपने घर पे रह रहे हैं। श्रीकांत सिंह नौकरी के सिलसिले में बाहर रहता है, हर शनिवार वो घर आता है और आनंदी जो कि बहुत ही बड़े परिवार से है और बहुत ही टीम टाल में पली बड़ी है, फिर भी उसने अपने आप को इस नए परिवेश में अच्छी तरह से ढाल दिया है। उसे देखकर अब ऐसा नहीं लगता है कि वो कभी बहुत बड़े परिवार से बड़े परिवार में रहती थी और बहुत विलास की वस्तुएं उसके जीवन में थी। अब उसने सब कुछ भुला दिया है। उसे देखकर लगता है कि उसने कभी भी किसी विलास की वस्तुओं को नहीं देखा है। श्रीकांत सिंह जो है वो काम के सिलसिले में बाहर रहता है और वो बहुत ही पारिवारिक व्यक्ति है। उसे सम्मिलित परिवार, सम्मिलित कुटुंब जो है वो हमेशा से ही बहुत ज़्यादा पसंद है। उसका भाई है लाल बिहारी, जो कि उज्जड़ और गंवार है। उसे किसी भी बात की कोई परवाह नहीं है। वो इधर उधर घूमता रहता है आवाराओं की तरह। और एक दिन उसका भाभी के साथ एक छोटे से विषय को लेकर झगड़ा हो गया और जिसके लिए उसने खड़ाऊ उठाकर अपनी भाभी के सिर पर मार दिया और उसने उस खड़ाऊ को रोक लिया था। उसके हाथ में चोट आ गई थी। आनंदी इस गुस्से को किसी तरह से संभाल लेती है, क्योंकि वो जानती है कि उसके पति अब घर पे नहीं है। उनके आने पर ही सारी घटनाएं वो अपने पति को बताएगी और इस बात का वो एक फैसला करेगी, क्योंकि ये उसके आत्मसम्मान पे बहुत बड़ा धक्का लगा था कि उसका देवर, जो कि उससे उम्र में भी छोटा है और रिश्ते में भी छोटा है, वो उसके साथ इतनी बदतमीजी कर रहा है। तो बृहस्पतिवार को ये घटना घटी थी और शनिवार हो चुका था। शनिवार को उसके पति जब आए घर में तो उसके बाद की घटना हम शुरू करते हैं। बृहस्पतिवार को ये घटना घटी थी। 2 दिन आनंदी उप भवन में रही। वो नाराजगी के साथ, बहुत ही गुस्से में, उस गुस्से के साथ अपने कमरे में बैठी रही। ना कुछ खाया ना कुछ पिया, बस श्रीकांत की बाट देखती रही, यानी उसका इंतज़ार वो करती रही। अंत में शनिवार को वे समय अनुसार संध्या समय घर आए, यानी जैसे हर शनिवार को वो घर आते थे उसी समय वो घर आए संध्या के समय और बाहर बैठकर कुछ इधर उधर की बातें, कुछ देश काल संबंधी समाचार तथा कुछ नई मुकदमे आदि की चर्चा करने लगे। यानी क्योंकि वो लोग गांव में रहते थे और श्रीकांत सिंह शहर में रहता था, तो जब वो वापस बाहर गांव में आता था तो गांव के लोग जो हैं उनके घर आते थे बाहर के बारे में जानने के लिए, चर्चाएं करने के लिए, चीज़ों को लेके वो चर्चा करते थे, डिस्कशन होती थी, बातचीत होती थी। तो इसीलिए उनके घर के सामने गांव के बहुत सारे लोग आते थे और बहुत देर तक बातें होती रहती। ये वार्तालाप 10 बजे तक होती रही, यानी ये जो घटना थी इस शनिवार को, उनकी बातचीत उन लोगों के वो लोग ठहरे हुए थे तकरीबन 10 बजे तक। गांव के भद्र पुरुषों को इन बातों में ऐसा आनंद मिलता था कि खाने पीने की भी सुध नहीं रहती थी, क्योंकि गांव के जो लोग गांव में रहते थे उनको श्रीखंड के साथ बातें करके, देश दुनिया के बारे में चर्चा करके बहुत अच्छा लगता था। उनको खाने पीने की भी चिंता याद नहीं रहती थी। श्रीकांत सिंह को पिंड छुड़ाना मुश्किल हो जाता था। पिंड छुड़ाना मतलब पीछा छुड़ाना, गांव वालों से उसका पीछा छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाता था। ये 2-3 घंटे आनंदी ने बड़े कष्ट से काटे, यानी ये जो 2-3 घंटे का समय था जब श्रीकांत सिंह आ चुके थे घर पे, लेकिन आनंदी उनसे बात नहीं कर पा रही थी। ये जो समय था, ये समय उसके काटने के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि वो सामने था और वो उसको कुछ बता नहीं पा रही थी। किसी तरह भोजन का समय आया, यानी रात के खाने का समय आया। पंचायत उठ गई मतलब वो जो लोग गांव के आए हुए थे उनके घर के सामने बैठकर सब लोग बातें कर रहे थे, बैठक में, आंगन में बैठ के वो लोग अब चले गए थे। पंचायत उठ गई थी। एकांत हुआ तो लाल बिहारी ने कहा, भैया आप जरा भाभी को समझा दीजिए, यानी
जैसे एकांत हुआ यानी लोग जो है वो चले गए, तो श्रीकंठ सिंह के साथ अपने भाई की बातें होने लगी और लाल बिहारी ने कहा, भैया आप जरा भाभी को समझा दीजिए, यानी भाभी को आप कुछ बताइए, कुछ बोलिए कि मुंह संभाल कर बातचीत करें। यानी ये जो बोलने का लहजा था, ये लहजा था शिकायत का। वो भाभी का ही उल्टा शिकायत अपने भैया से कर रहे थे कि आप भाभी को समझा दीजिए, उसे वो मुंह संभाल के बातचीत करे, नहीं तो एक दिन अनर्थ हो जाएगा। उसने ये नहीं कहा कि मैंने ही भाभी को मारा है, भाभी से ऐसी कोई गलती नहीं हुई थी जिसकी वजह से मुझे इतनी सारी बातें भाभी को कहनी चाहिए थी। ये सारी बातें उसने नहीं कही, उसने केवल इतना ही कहा कि भाभी को कहिएगा मुंह संभाल के रहे, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। लाल बिहारी बोला, मेरी माधव सिंह ने बेटे की ओर से साक्षी दी, यानी बेनी माधव सिंह ने भी बेटे की ही तरफ ली, क्योंकि हमारा समाज जो है वो कभी भी किसी भी महिला, बेटी हो या बहू हो या पत्नी हो, इनके बोलने को पसंद नहीं करता है। ये तब की बात है जब महिलाओं को कोई भी अधिकार नहीं दिया जाता था। इसीलिए वेनी माधव सिंह ने भी अपने बेटे का ही साथ दिया और कहा कि हाँ, बहू बेटियों का यह स्वभाव अच्छा नहीं कि मर्दों के मुंह लगे, यानी मर्दों यानी पुरुषों के मुंह लगे, यानी कोई भी, क्योंकि कहा जाता है लड़कियों को गौ की तरह रहना चाहिए, किसी भी बात का विद्रोह नहीं करना चाहिए, जवाब नहीं देना चाहिए, और आनंदी ने जवाब दिया था। इसीलिए वेनी माधव सिंह कह रहे हैं अपने बड़े बेटे श्रीकंठ सिंह को कि बहू बेटियों का यह स्वभाव अच्छा ही नहीं कि मर्दों के मुंह लगे, यानी मर्दों के मुंह पर जवाब दे या मुंह के ऊपर बात करे। लाल बिहारी ने कहा, कुछ भी नहीं, यूं ही। लाल बिहारी बोला, बड़े घर की बेटी है तो हम भी कोई कुर्मी कहार नहीं है। यानी अब लाल बिहारी को थोड़ा सा और साहस मिल गया जब पिताजी ने उसका साथ दिया और श्रीकंठ सिंह को कहा कि बहू बेटियों को मर्दों के मुंह नहीं लगना चाहिए, तो उसको लगा कि अब मुझे और थोड़ी सी नमक मिर्च लगा देनी चाहिए ताकि भैया और भी ज़्यादा नाराज़ हो जाए भाभी के ऊपर। तो उसने कहा, लाल बिहारी ने कहा कि बड़े घर की बेटी है तो हम भी कोई कुर्मी कहार नहीं है, यानी वो बड़े घर की बेटी है तो हम भी काम वाले नहीं हैं, हम भी छोटे जात के नहीं हैं। श्रीकंठ ने चिंतित स्वर में पूछा, आखिर बात क्या हुई? क्योंकि श्रीकंठ सिंह यहाँ पर नहीं रहता था, जो भी घटना घटी थी उस घटना के विषय में श्रीकंठ को कुछ भी नहीं पता था। इसीलिए उसने कहा कि क्या बात हो गई, मुझे बताओ। लाल बिहारी ने कहा, कुछ भी नहीं, यूं ही आप उलझ पड़ी। यानी उसने अपनी गलती कुछ नहीं बताई कि घी को लेकर इतनी बड़ी बात हो गई, मैंने उनको इतना सब कुछ सुना दिया, उल्टा मैंने जूते से उनको मारा भी, तो ये सब बात नहीं कही। कि उसने कहा कि आप उलझ गई, यानी आप ही अपने आप ही वो मेरे साथ झगड़ा करने लगी, उलझ गए। मैके के सामने हम लोगों को कुछ समझती ही नहीं, यानी अपने मायके के सामने हम लोगों को, क्योंकि हम लोगों के पास इतनी संपत्ति नहीं है, इतना धन नहीं है, हम लोग उनकी तरह इतने बड़े नहीं हैं, अमीर नहीं है, इसीलिए मायके के सामने हम लोगों की कोई इज्जत ही नहीं है, उसके मायके के सामने हम लोगों की कोई इज्जत ही नहीं है। श्रीकंठ खा पीकर आनंदी के पास गया, यानी उसने सुन लिया जो भी उसको कहा गया, क्योंकि वो बहुत ही शांत स्वभाव का, बहुत ही अच्छा व्यक्ति था। उसने सुना, खाना वाना खाकर वो आनंदी के पास गया कमरे में। वह भरी बैठी थी मतलब वो बहुत ज़्यादा नाराज़ थी, क्रोध से भरी हुई थी, क्योंकि 2 दिनों से वो अपने अंदर इस क्रोध को उसने पाल रखा था। उसने इसीलिए कह रहे कि वो भरी बैठी थी। ये हजरत भी कुछ तीखे थे, यानी क्योंकि श्रीकंठ सिंह को उसके पिताजी ने और लाल बिहारी ने इतनी सारी बात कही थी, इसीलिए ये हजरत भी कुछ तीखे थे, यानी ये भी बहुत नाराज हुए थे, ये भी गुस्से में थे। आनंदी से ने पूछा, चित्त तो प्रसन्न है, यानी आनंदी ने अपने पति श्रीकंठ सिंह से पूछा कि आपका मन तो ठीक है, क्योंकि हम कोई भी ऐसी बात करने से पहले सामने वाले की मनस्थिति को जानने की कोशिश करते हैं और उसके बाद ही हम
उनके सामने अपनी बात रखते हैं, और अगर ऐसा किया जाए तो वो दोनों के लिए ही अच्छा होता है। और आनंदी जो है वो बहुत ही समझदार लड़की थी, इसीलिए उसने अपने पति से पूछा कि चित्त तो ठीक है। श्रीकंठ सिंह बोले, बहुत प्रसन्न है, पर तुमने आजकल घर में ये क्या उपद्रव मचा रखा है। लेकिन उसने कहा कि हाँ, सब कुछ ठीक ठाक है, मेरा मन भी ठीक है, लेकिन मेरा मन भी प्रसन्न है, बहुत प्रसन्न है, लेकिन तुमने आजकल घर के अंदर क्या उपद्रव मचा रखा है, यानी क्या गड़बड़ मचा रखी है, क्या उत्पात मचा रखा है, जिसकी वजह से पिताजी और लाल बिहारी दोनों ने ही मुझे कहा कि अपनी पत्नी को संभाल के रखो। तो आज का पाठ यहीं तक, अपना ध्यान रखिएगा, ठीक से रहिएगा, धन्यवाद।